अमित जब ऑफिस से आया तो अमित के बड़े भाई, जो कि इस दुनिया में नहीं थे, उनकी बेटी परी के मुंह से पापा पापा शब्द सुनकर अमित के पैर ठिठक गए। मुस्कुराकर अमित परी को गोद में उठाकर प्यार करने लगा और परी से खेलने लगा। परी 1 वर्ष की चुलबुली लड़की है और बोलना अभी प्रारंभ भी किया है। 2-4 शब्द ही बोलती है और आज पहली बार परी के मुंह से पापा शब्द निकला है। परी की माँ राधिका यादों में खो गई। परी के पापा बोलने और अमित को पापा समझने पर वह क्या प्रतिक्रिया दे, क्या सोचे और क्या करे, कुछ नहीं सूझ रहा था। उसकी आंखें छलक गई, दुपट्टे से आंखों को ढककर अंदर कमरे में चली गई और फफक कर रोने लगी और बिस्तर पर धम से गिर गई। मालूम नहीं कब तक तकिए भिगोती रही। रात हो चुकी थी। अंधेरे को दूर करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी राधिका में। परी के मुंह से निकले पापा शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। परी 1 घंटे तक चाचा के साथ खेलती रही। फिर जब उसे भूख लगी और चाचा की गोद से नीचे उतरकर भागी, परी की दादी परी के पीछे राधिका के कमरे में गई। बत्ती जलाई। बत्ती जलते राधिका चौंक गई, फटाफट बिस्तर से उठी और परी को गोद में ले लिया। मैं परी के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, इसका खाने का समय हो गया है। बहू को रोते देख परी की दादी ने कहा, तुम परी के साथ बैठो, खिचड़ी बनी हुई है, मैं दे जाती हूँ। रात में परी के दादा और दादी के बीच वार्तालाप होता है कि आज परी ने अमित को पापा कहा। अमित की उम्र विवाह योग्य है, ऑफिस का काम भी अच्छी तरह संभाल रहा है। परी ने आज चाचा को देखकर पहली बार पापा कहा। परी ही चाचा को पापा समझती है, उसी के साथ खुश रहती है। अगर अमित की शादी राधिका के साथ हो जाए तो सबके हित में रहेगा। परी के दादा ने कुछ सोचकर कहा, बात तो उचित है, घर की बात घर में रहे, इज्जत बाहर ना जाए। परंतु क्या राधिका और अमित इस पर राजी होंगे? उन दोनों की रजामंदी भी तो चाहिए। उनको मनाना पड़ेगा। घर की सुख शांति और इज्जत के लिए बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पहले ना नुकुर करेंगे, बाद में सब मान जाते हैं। कुदरत और समाज भी इजाज़त देता है। भाई की मृत्यु के बाद छोटा भाई भाभी के साथ विवाह करता है। उनको मनाना पड़ेगा। बड़े बूढ़ों के साथ उनको बिठाना पड़ेगा। समाज की ऊंच नीच बतानी पड़ेगी। वो बच्चे हैं, उनको हर कीमत पर इस फैसले के लिए रजामंद होना ही पड़ेगा। दादी ने अपना फैसला दादा को सुना दिया। भाग्यवान, तेरी बात ठीक है। यह हमारा वाला पुराना समय नहीं है कि जब बच्चे चुपचाप अपने अभिभावकों की बात मानते थे। विवाह के लिए बड़े बूढ़े ही लड़का लड़की देखते थे और लड़का लड़की एक दूसरे को विवाह के समय ही देखते थे। आज वो बात नहीं है। यदि अमित की पसंद कोई और है तो क्या उस पर अपना फैसला थोपना उचित होगा? दादी ने पलट कर कहा, तुम अपनी जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दोगे। राधिका इस घर में नहीं रहेगी तो उसका हिस्सा तो है। जवान है, अमित की हम उम्र है। परी उसको पापा समझती है। तुमको पहल करनी है। राधिका के माँ बाप के पास कल सुबह संदेश भेजो। राधिका से मैं बात करती हूँ, उसके माँ बाप से उस पर दबाव डलवाना तुम्हारा काम है। अमित से हम दोनों बात करेंगे। अपने बड़े मामा की बात बहुत मानता है। भाई से मैं बात करती हूँ। दादा और दादी का अमित के साथ बहू के विवाह के पीछे मुख्य कारण परिवार की अटूट संपत्ति है, जिसका वे बंटवारा नहीं चाहते। उनका बड़ा बेटा पिछले वर्ष एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। उसके विवाह को केवल 1 वर्ष ही हुआ था। बहू गर्व से थी तो परी ने शुरू से अमित को ही देखा, उसी को पापा समझती है। हम उम्र अमित और राधिका के विवाह में उनको कोई आपत्ति नहीं नजर आई। धर्म और समाज ने ऐसे विवाह को मान्यता दे रखी है। इधर अमित और नीलिमा कॉलेज से ही एक दूसरे के नज़दीक थे। नज़दीकियां प्यार में बदल चुकी थी। दोनों अपने परिवार से विवाह की अनुमति मांगने वाले थे। तभी अमित के भाई के निधन के कारण शोकाकुल वातावरण में बात नहीं हो सकी। बरसी के बाद ही कुछ हो सकता है। पिछले महीने बरसी भी हो गई। इधर अमित के माँ बाप
अमित और राधिका के विवाह पर चर्चा कर रहे थे। और उसी रात उसी समय अमित और नीलिमा भी अपने विवाह के लिए सपने देख रहे थे। अपने परिवारों से अनुमति लेने की बात कर रहे थे। सपने तो सपने ही होते हैं, हर कोई देखता है, लेकिन साकार तो किसी एक के ही होते हैं। हाथ की लकीरें कुछ जुदा होती है, सपनों से मिलाप नहीं होता। नदी के दो किनारे होते हैं, सपने और हकीकत, जो साथ साथ चलते हैं पूरी उम्र, परंतु एक नहीं होते। कुछ ऐसा ही अमित और नीलिमा सोच रहे थे। अगली सुबह का उस सबको इंतजार था। अमित से पहले उसके माँ बाप बिस्तर छोड़ काम में जुट चुके थे। अमित का बड़ा मामा तड़के ही बहन बहनोई की सेवा में हाजिर था। अमित की माँ ने रात सोने से पहले ही बड़े भाई को फ़ोन कर दिया था। सुबह चाय की चुस्कियों में भाई को समझा दिया कि यह विवाह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। घर की संपत्ति और इज्जत किसी भी हालात में दहलीज पार नहीं जानी चाहिए। समय की नज़ाकत देखते हुए बड़े मामा फटाफट राधिका के मायके पहुंच गए। सुबह सुबह बिना कोई खबर के अचानक मामा को देख राधिका के माँ बाप सोच में आ गए। झट से नाश्ते के इंतजाम में जुटे तो मामा ने बिना किसी औपचारिकता के राधिका और अमित के विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ चुप्पी के पश्चात उन्होंने मामा से पूछा कि क्या आपने राधिका से बात की? पहले तो आपकी रजामंदी होनी चाहिए, फिर बेटी से बात आप कीजिए। वक्त का तगाजा है। आप राधिका की उम्र देखो, मात्र 27 साल में विधवा हो गई। अभी पूरी जिंदगी बाकी है। 1 वर्ष की बच्ची है। हमारे परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, आपको भी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बेटी की रजामंदी आप लीजिए, उसको समझाना आपका कर्तव्य है। मामा के कथन में आदेश था। चलते चलते मामा ने कहा कि इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो मेरे साथ चलिए और लगे हाथ बेटी से भी बात कर लीजिए। मामा कोई समय नहीं देना चाहते थे जिससे कोई विघ्न पड़े। राधिका के माँ बाप कुछ सोचे उससे पहले मामा ने कहा, कार में बातें कर लेंगे, चलिए। शून्य भाव से राधिका के माँ बाप मामा के साथ कार में बैठ गए। राधिका का अमित के साथ विवाह का प्रस्ताव उनको भी भाया। विधवा बेटी के पुनर्विवाह में अड़चन आ सकती है। आज तो उसके सास ससुर खुद विवाह को राजी है। यदि वे प्रस्ताव ठुकरा देते हैं तब हो सकता है कि उसको मायके जाने को कह दे। राधिका के भाई बहन क्या पूरी जिंदगी उसका साथ दे सकेंगे? कार में बैठे राधिका के माँ बाप इस निर्णय पर पहुंच गए कि राधिका के सुखमय भविष्य के लिए राधिका और अमित के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। राधिका के घर पहुंचकर उसके सास ससुर से औपचारिकता पूर्ण बात हुई। राधिका की माँ बेटी से बात करने उसके कमरे में चली गई और पिता अमित के पिता से बातचीत करते रहे। राधिका प्रस्ताव सुनकर असमंजस में पड़ गई कि क्या उत्तर दे। आखिर बेटी परी की खातिर उसने हाँ कर दी। मात्र 27 की उम्र में विधवा होना किसी श्राप से कम नहीं है। पिता की कमी परी को रहेगी। उसके सास ससुर के बाद अमित और उसका परिवार क्या उसको घर में मान सम्मान देगा? उसकी घर में क्या हैसियत होगी? क्या दूध में मक्खी की तरह उसको निकाल दिया जाएगा? उसकी इस घर में और अपने घर में क्या स्थिति होगी? उसकी अपनी ज़रूरतें क्या सारी जिंदगी मन मारकर बितानी पड़ेगी? अनिश्चित भविष्य से अच्छा इस विवाह के प्रस्ताव को कबूल करना ही ठीक रहेगा। जब दोनों परिवार इस मिलन को स्वीकृति दे रहे हैं तब उसको इस रिश्ते में बंध जाना चाहिए। हालांकि उसने कभी देवर को पति के स्थान पर नहीं देखा। प्रकृति और समय के आगे चाहे अनचाहे कभी उन कार्यों को पूरी उम्र करना पड़ता है और रिश्तों को निभाना पड़ता है। शुरुआत भले अनचाहे हो, कुछ समय बाद रिश्तों की गहराई में डूब जाता है। हर गम को भूलकर नए रिश्ते बनाता चला जाता है और समर्पण के साथ निभाता जाता है। मानव प्रवृत्ति को खुद मानव नहीं जान सका है। दोनों परिवारों ने अमित और राधिका के रिश्ते को मान्यता दे दी। अमित जब नाश्ते के लिए अपने कमरे से निकलकर हॉल में आया तो मामा सोफे पर बैठे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे थे। मामा कब आए?
कहता हुआ अमित अपने प्रिय मामा के बगल में बैठ गया। मुबारक हो भांजे, बहुत बहुत बधाई। बहुत क्या, लाख लाख बधाइयाँ। कहते हुए मामा ने अमित का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। किस बात की बधाई दे रहे हो? अमित ने मामा के हाथ से अखबार लिया और सुर्खियां पढ़ने लगा। भाई, तुम्हारी शादी की बधाई दे रहा हूँ। मामा मजाक करने के लिए सुबह और कोई नहीं मिला? मजाक नहीं, सही कह रहा हूँ। हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। शादी मेरी और मुझे नहीं मालूम? मामा, मुझे खींचो मत। लो, इसमें खींचने की बात नहीं है। सचमुच में हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मेरे से बिना पूछे? अमित अभी भी मामा की बातों को मजाक ही समझ रहा था। तभी अमित के माता पिता भी हॉल में आ गए और बहू को नाश्ता लगाने को कहा। इससे पहले अमित कुछ समझ सकता, उसके माता पिता दोनों एक साथ बोले, मामा तुमसे मजाक नहीं कर रहे थे, यही हमने सोचा है और दोनों परिवारों की रजामंदी भी इसी में है। हमने तुम्हारा विवाह राधिका के साथ तय किया है। राधिका सुनकर अमित स्तब्ध रह गया। पर माँ, वो तो मेरी भाभी है और आपने मेरे से पूछा भी नहीं। अमित ने विरोध जताते हुए कहा। अमित, कुछ बातें घर के बड़े तय करें, उसमें सबकी भलाई होती है। विवाह जैसे गंभीर मामलों में बड़ों की राय सदा गुणकारी और लाभदायक होती है। हमारे परिवार में शादियां हमेशा बड़े बूढ़ों ने तय की है। पिताजी की आवाज में एक तरह से आदेश था। परंतु आजकल हर कोई अपनी पसंद से विवाह करता है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों से पसंद पूछी जाती है। लव मैरिज में ही सबसे अधिक तलाक होते हैं, जहां माँ बाप शादी तय करते हैं, जोड़े निभाते हैं और पूरी जिंदगी का सफर मिलकर तय करते हैं। कहीं झगड़ा होता भी है तो बड़े बूढ़े मार्गदर्शन करते हैं और सुलह हो जाती है। लव मैरिज में जरा सी खटपट हुई नहीं, तलाक की नौबत हो जाती है। दोनों में सुलह कराने कोई बीच में नहीं पड़ता। पापा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आपसे उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रेम शादी से पहले नहीं, बाद में होता है। जिसे तुम प्यार कहते हो वह सिर्फ आकर्षण होता है। मेरा और तुम्हारी माँ का प्रेम आज तक कायम है और हर रोज गाढ़ा होता है। तुम अपने चहेते मामा से पूछो कि क्या वो तुम्हारी मामी से प्यार नहीं करते हैं। मामा ने हाँ में हाँ मिलाई। अमित बेटा, जीजा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। असली प्रेम क्या होता है, उसकी अनुभूति विवाह के बंधन में बंधने के बाद होती है। हर रोज एक नया और ताज़ा प्रेम। भांजे, जीजा जी की बात में दम है। मामा, तुम भी पापा की हाँ में हाँ मिला रहे हो। मेरी तो सुनो, हमने सबके भले की सोचकर ही निर्णय लिया है। तुम और राधिका एक उम्र के हो, दोनों सुंदर हो। परी तुम्हें अपना पिता समझती है, लेकिन मैं राधिका को भाभी की तरह देखता हूँ। अमित ने रिश्ते को नकारने के लिए कहा। अमित, तुम पत्नी की तरह देखो। राधिका अब तुम्हारी पत्नी है। बस शुभ मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी होनी है। तब तक समय है पत्नी की तरह देखना आरंभ करो, क्योंकि यही हमारे परिवार की हित में है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी इज्जत और दौलत कहीं बाहर जाए। कभी कभी अपना जीवन परिवार के लिए कुर्बान करना पड़ता है। हर ख्वाहिश पूरी हो यह जरूरी नहीं। आज तुम किसी से शादी करना चाहते हो, यदि तुम्हारा भाई जीवित होता तब जरूर तुम्हारी चाहत संपूर्ण होती, परंतु अब हालात कुछ जुदा है। अपना नहीं, परिवार को सोचना है तुम्हें। अमित के माँ बाप ने अंतिम शब्द कह दिए। अमित मजबूर हो गया, वह गुमसुम रहने लगा। माता पिता समझते थे कि एक बार शादी हो गई तब धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अमित का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिल दिमाग में नीलिमा बसी हुई थी। कैसे उसके स्थान पर भाभी को बिठाए। नीलिमा को भूलना आसान नहीं था। नीलिमा से एक दो बार मिला। नीलिमा कहती, अमित सुनता रहा। घर छोड़कर नीलिमा के साथ भागकर अलग दुनिया बसाने का ख्याल आया, परंतु नीलिमा ने समर्थन नहीं दिया। जब हमने प्यार किया है तो डरे क्यों? सबके साथ सबके सामने विवाह के बंधन में बंधेंगे। पूरी जिंदगी भगोड़ा नहीं बनना। नीलिमा घर छोड़कर भागकर शादी करने में पक्ष नहीं थी। अमित, मेरे परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा है। मैं भागकर अपने परिवार की मान, प्रतिष्ठा और इज्जत पर दाग नहीं लगाऊंगी।
नीलिमा उसके साथ भागने को तैयार नहीं थी। अमित के माता पिता राधिका के साथ विवाह को आतुर थे। वे नीलिमा को बहू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनकी अपनी मजबूरी थी। नीलिमा का साथ ना मिलने पर मजबूर अमित भाभी के साथ पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर विवाहित हो गया। 7 फेरे और 7 वचन राधिका के साथ ले तो रहा था, लेकिन उस समय उसकी आंखों के आगे नीलिमा का खूबसूरत चेहरा आ रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वह 7 फेरे राधिका के साथ नहीं बल्कि नीलिमा के साथ ले रहा है। वास्तविकता कुछ जुदा थी। विधिवत रूप में उसने राधिका को पत्नी स्वीकार किया। घर में सभी प्रसन्न थे कि घर की इज्जत घर में रही और व्यापार का भी बंटवारा नहीं हुआ। अमित के माता पिता मामा सबसे अधिक प्रसन्न थे। अमित का मन कहीं और तन कहीं। वो क्या कर रहा है उसे खुद एहसास नहीं। बस जैसा परिवार चाह रहा था करता रहा। एक नीलिमा का आसरा था, वो भी साथ निभाने को तैयार नहीं हुई। लेकिन मन मस्तिष्क से भूल जाना भी इतना आसान नहीं था, और जो जीवन संगिनी बनी उसे दिल में बसाना आसान नहीं था। रात कमरे में अमित पंखे की टकटकी लगाकर देख रहा था। करवट बदली और नींद में वह नीलिमा बुदबुदा गया। एक पल को नीलिमा शब्द सुनकर राधिका का दिल सुन्न हो गया। उसका मन भी विचलित हो गया कि अमित के मन में आज भी नीलिमा बसी है। क्या उसकी शादी महज औपचारिकता है? मन में क्या है? नीलिमा के साथ अमित का क्या रिश्ता है? राधिका ने कुछ समय के लिए अमित को छोड़ दिया। समय ही घाव देता है और मरहम भी वही लगाता है। शादी के 1 साल बाद विधवा हो गई और अब फिर सुहागन। समय की ताकत का उसे अंदाजा बखूबी इस छोटी उम्र में हो चुका था। उसने अमित से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो नींद में नीलिमा बुदबुदाता है। वह समझ गई कि नीलिमा अभी भी पति के दिल में है। 1 वर्ष बीत गया। नीलिमा का विवाह भी हो गया। अब राधिका ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। परिवार में खुशियां छा गई। माता पिता की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। एक पौत्री और एक पुत्र के साथ परिवार संपूर्ण हो गया। उससे अधिक खुशी इस बात की थी कि अमित राधिका के करीब आ गया था। उसका ध्यान अपने से अधिक रखता था, हर छोटी बड़ी बात की फिक्र रखता। राधिका भी आश्वस्त थी कि अमित देर से सही मन से भी उसके समीप आ रहा है। बीतते समय के साथ अमित का मन राधिका में रम गया। तन के साथ मन भी जुड़ गए। राधिका ने कभी पति से नीलिमा का जिक्र नहीं किया। अपने सुखी जीवन और गृहस्थी में कोई विघन नहीं लाना चाहती थी। अब उसने नीलिमा कहना भी छोड़ दिया था। विवाह के बाद विचलित मन के कारण अमित राधिका के साथ हनीमून नहीं गया। फिर अगले वर्ष पुत्र ईशान के जन्म के कारण वर्ष बीतते गए। इन 5 वर्षों में छोटे बच्चों के कारण कभी घूमने नहीं निकले। पहले अमित की मनोदशा और फिर कभी छोटे बच्चों के कारण या फिर काम की व्यस्तता। आज 5 साल बाद अमित ने राधिका के साथ हिल स्टेशन घूमने का प्रोग्राम बनाया। राधिका खुशी से झूम उठी कि उसकी तपस्या और मौन रहने का फल मिल रहा है। लंबी कठिन परीक्षा का रिजल्ट आया है 100% अंकों के साथ। सुबह के 5:30 बजे ट्रेन देहरादून पहुंच गई। ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर राधिका बच्चों और सामान के साथ खड़ी थी। अमित टैक्सी वाले से बात कर रहा था। राधिका की नज़र कुछ दूर खड़े एक ग्रुप पर पड़ी, जो अपनी कार के आने का इंतजार कर रहा था। उनको लेने वाली कार लेट हो गई थी और एक युवक कार के ड्राइवर से लड़ रहा था कि उसने खामखा सुबह सुबह प्लेटफार्म पर परेड करवा दी और खड़े खड़े इंतजार करवा रहा है। ग्रुप में एक लड़की पर नज़र पड़ी और दिल धड़कने लगा। यह तो नीलिमा लग रही है। घूर कर देखा, बिल्कुल ठीक पहचाना। यह नीलिमा ही है। क्या यह भी मसूरी जा रही है? सोचकर राधिका परेशान हो गई कि कहीं आमना सामना हो गया फिर क्या होगा? अमित क्या करेगा? जिस मन का जुड़ाव बहुत मुश्किल से हुआ उसका क्या होगा? तभी अमित ने राधिका का हाथ पकड़ा और बोला, अरे सुबह सुबह नींद नहीं खुली थी क्या? क्या सोच रही हो? टैक्सी में बैठो। सामान रख दिया और बच्चे भी टैक्सी में बैठ गए। अमित और राधिका टैक्सी में बैठे और टैक्सी मसूरी की ओर रवाना हो गई। राधिका ने चैन की सांस ली कि पति ने नीलिमा को नहीं देखा। 1 घंटे के भीतर मसूरी के रिसोर्ट में पहुंच गए। खूबसूरत छोटी छोटी कॉटेज बनी हुई थी। एक छोर की कॉटेज में अमित और राधिका ठहरे।
थकान के कारण दोनों बच्चे सो गए। कॉटेज के बाहर लॉन में अमित बैठ गया और सामने प्रकृति का सौंदर्य निहार कर मुग्ध हो गया। एक लंबे अरसे के बाद सुकून के साथ अमित छुट्टियां व्यतीत करने आया। राधिका नहा कर लॉन में आई और बच्चों को उठने के साथ दोनों के प्रेम वार्तालाप में ब्रेक लगा। दोनों कमरे में मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाने लगे। राधिका भाग कर बच्चे के पास आई। अमित भी नहाने के लिए गुसल खाने चला गया। अमित के बाद दोनों बच्चे परी और ईशान भी नहाकर तैयार हो गए। वे सब नाश्ता कर रहे थे कि पास की कॉटेज से शोर आने लगा, जैसे कोई लड़ रहा है। वो आपस में बात कर रहे थे कि किस बेवकूफ़ ने इंतज़ाम किया। पहले देहरादून रेलवे स्टेशन पर कार देर से पहुंची, फिर रास्ते में खराब। 2 घंटे बाद दूसरी कार आई। 2 कारें और दोनों खराब हो गई। सारा मूड खराब कर दिया। 1 घंटे का सफ़र 5 घंटे में पूरा हुआ। एक पैसा नहीं देंगे। ट्रैवल एजेंसी से लड़ रहे थे कि कोई पेमेंट नहीं करेंगे। टैक्सी वालों के साथ पेमेंट ना देने के कारण झगड़ा हो रहा था। रिसोर्ट के मैनेजर बीच बचाव कर रहे थे। क्या अनपढ़ गंवार और फूहड़ लोग साथ के कॉटेज में आ गए हैं। सारे रोमांटिक मूड खराब कर दिया। अमित ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए कहा, छोड़ो तुम उनकी बातें, हम अपना मूड क्यों खराब करें। राधिका ने चाय का प्याला अमित को देते हुए कहा, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।